गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के सब्जेक्ट इंग्लिश के जो राइटिंग पार्ट है, आपको पहले भी बताया राइटिंग पार्ट जो कि 25 अंकों के लिए वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में। उसका जो पहला पार्ट है शॉर्ट कंपोजिशन, उस शॉर्ट कंपोजिशन को हमने यहाँ पे लिया है और उसके काफ़ी जो लेक्चर हैं, जो काफ़ी वीडियोज़ हैं वो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और आशा करता हूँ कि आपने उन्हें देखा होगा और निसंदेह उनसे सीखा होगा। आप उनके नोट्स भी बनाते रहें। कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को 1 से 2 बार देखें। फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो जो क्लास वाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, आप उन पर निसंदेह अपनी जो भी क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ नोटिस, यानी हमने नोटिस का एक एग्जाम्पल जो था उसको डिस्कस किया था। हमने देखा था कि नोटिस को किस प्रकार से लिखा जाता है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आज का शॉर्ट कंपोजिशन में ही हमारा उसी सीरीज में जो अगला आज का लेक्चर है वो है रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। तो पहले तो आप ये समझें, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज इन्विटेशन। आप जानते हैं कि इन्विटेशन क्या होता है। आप जानते हैं कि इन्विटेशन कार्ड जब भी कोई व्यक्ति अपने यहाँ कोई कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, वो कोई भी इवेंट, कोई ऑर्गेनाइज कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, जैसे कि कोई वेडिंग सेरेमनी हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई इनॉग्रेशन ऑफ शॉप हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है, स्टेपिंग सेरेमनी। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में दूसरे लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को इनवाइट करने के लिए एक इनविटेशन कार्ड जो है वो भेजा जाता है, इनविटेशन भेजा जाता है। तो वो तो होता है इनविटेशन। और जब इनविटेशन हमें प्राप्त हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। तो वो हो जाता है रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिप्लाई ऑफ द इन्विटेशन। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य हो सकता है कि जब भी हम रिप्लाई करते हैं तो एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपका जो इन्विटेशन है वो हमें प्राप्त हो गया है। हम रिप्लाई करते हैं, हम उसमें लिखते हैं कि निसंदेह हम आपके कार्यक्रम में शरीक होंगे, हिस्सा लेंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम डेट जो है उस दिन हमें कोई अपरिहार्य, कोई आवश्यक कार्य होता है, जिस कार्य के कारण हम उसमें भाग नहीं दे पाते, तो भी हम वहाँ पर लिख देते हैं कि आपका इन्विटेशन हमें स्वीकार है, लेकिन किसी कारण से हम उसमें हिस्सा लेने में असमर्थ हैं, उस कार्यक्रम को अटेंड करने में असमर्थ हैं। तो ये उसका रिप्लाई जो है उसका पर्पज होता है, उसका उद्देश्य होता है। रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। आपको बता दूं कि हम शॉर्ट कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट कंपोजिशन में इससे पहले हमने एक तो एडवर्टीजमेंट पढ़ा था, आपको याद होगा, और एडवर्टीजमेंट के बाद हमने जो पढ़ा था वो टॉपिक था नोटिस का। और अब जो हम पढ़ रहे हैं रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन है, ये सभी टॉपिक जो हैं 4 अंकों के लिए इनसे प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी शॉर्ट कंपोजिशन के जो भी पार्ट्स दे रखे हैं, जो भी उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, उनमें से 2 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, आपको एक का जवाब देना पड़ता है। और आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि इसके लिए अंक तो 4 होते हैं और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स, यानी 50 to 55 या 50 to 60 वर्ड्स तक आपको वर्ड लिमिट होती है और आपको अंक इसमें जो है वो 4 मिलते हैं। अब अंक ये जो 4 किस प्रकार से मिलते हैं, पहले हम उसको भी समझ लेते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने एडवर्टीजमेंट को पढ़ा, एडवर्टीजमेंट को सीखा,
हमने उसके बाद नोटिस को लिखना सीखा और अब हम पढ़ रहे हैं रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन या फिर इन्विटेशन, इनकी दो स्टाइल होती हैं, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल। तो मैं फॉर्मल स्टाइल की बात आज करूँगा। तो फॉर्मल स्टाइल के जो भी इन्विटेशन हो या रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन हो, आपका नोटिस हो या एडवर्टीजमेंट हो, वो एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसके लिए आपको एक अंक निर्धारित है, जहाँ से एक अंक आपको प्राप्त होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो कंटेंट, कि आपकी जो कंटेंट है, जो आपने रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन लिखा है, जो आपका उसमें मैसेज है, उसकी विषय वस्तु किस प्रकार की है, आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, आपकी प्रस्तुतिकरण किस प्रकार की है, इसके लिए आपके अंक कितने हो जाते हैं, इसके लिए आपको 2 मार्क्स वहाँ से प्राप्त होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे आपकी अभिव्यक्ति देखी जाती है कि आपकी अभिव्यक्ति के, हालांकि आप वहाँ पे सामने नहीं होते हैं तो चेहरे के एक्सप्रेशन तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सही है या नहीं, आपका पंक्चुएशन सही है या नहीं, इन चीज़ों को देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपकी जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो आपको बताया कितने हो जाते हैं बच्चों, 4 अंक हो जाते हैं। इस तरीके से आपको 4 अंक यहाँ से प्राप्त होते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में आपका इन्विटेशन भी चलता है और रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन भी चलता है, लेकिन हमें तो अपने एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से पढ़ना है, राजस्थान बोर्ड का जो प्रिस्क्राइब्ड आपका सिलेबस है उसके आधार से पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका जो इसमें दे रखा है टॉपिक, वो इन्विटेशन न दे करके उन्होंने रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन दिया है कि आपको जो इन्विटेशन प्राप्त होता है आप उसको किस प्रकार से रिप्लाई करते हैं। तो हम पहले भी देख लेते हैं। तो चाहे तो फॉर्मल इन्विटेशन, चाहे तो आपका केवल इन्विटेशन हो, चाहे रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन हो, इनके भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। कौन कौन से हैं बच्चों, देखते हैं। ये है फॉर्मल स्टाइल, यानी एक इसका जो इन्विटेशन है वो फॉर्मल स्टाइल में है, एंड सेकंड वन इज वो इनफॉर्मल स्टाइल में। एक फॉर्मल स्टाइल और एक इनफॉर्मल स्टाइल, 2 प्रकार के। अब फॉर्मल स्टाइल का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो हो जाएगा औपचारिक शैली, और इनफॉर्मल का देखा जाए तो हो जाएगा अनौपचारिक शैली। फॉर्मल स्टाइल जो है, फॉर्मल स्टाइल रिप्लाईज आर रिटन इन अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स में लिखे जाते हैं, पहली चीज है। इनफॉर्मल स्टाइल के जितने भी रिप्लाई होंगे वो बिल्कुल जस्ट लाइक अ लेटर, यानी जो एक लेटर होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, जो आपने कभी 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसके शैली में लिखे जाते हैं। तो फॉर्मल स्टाइल आप ऐसे भी समझ सकते हैं। औपचारिक शैली में जो भी आपके रिप्लाई या इन्विटेशन लिखे जाते हैं वो आपके कलीग्स होते हैं, अर्थात आपके साथ काम करने वाले, जिनको सहकर्मी बोलते हैं। अपने सहकर्मी को आप जब भी रिप्लाई करेंगे या जब भी इन्विटेशन देंगे, अपने बॉस को जब भी आप रिप्लाई करेंगे, इन्विटेशन देंगे, आप किसी विद्यालय में रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी शैली होती है वो कौन सी होती है, फॉर्मल। और इनफॉर्मल शैली होती है कि जब भी आप अपने किसी सगे संबंधी को, आप अपने रिश्तेदारों को, ठीक है ना, और किसी मित्र को, अपने किसी पड़ोसी को जब भी आप रिप्लाई कर रहे होते हैं या इन्विटेशन लिख रहे होते हैं, तो वो आपकी जो स्टाइल होती है दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल स्टाइल, अर्थात आप हिंदी में कह सकते हैं अनौपचारिक शैली। अच्छा, तो हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल स्टाइल एंड इनफॉर्मल स्टाइल। अब हम बात करते हैं
कि जो फॉर्मल स्टाइल है या फिर जो इनफॉर्मल स्टाइल है, इनके भी दो दो प्रकार हैं। क्या है बच्चों? इनके भी आपके दो दो प्रकार हैं। जैसे मैं पहले बात कर लेता हूँ फॉर्मल स्टाइल के इन्विटेशन की या रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन की, तो इसमें एक तो होता है, दिखा होगा आपको, एक तो होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप जानते हैं स्वीकार, यानी आप कह सकते हैं कि आपने स्वीकार किया है, इट मीन्स यू विल अटेंड दैट फंक्शन। इसका मतलब आप उस कार्यक्रम को क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। और एक इसमें होता है आपका डिक्लाइन। और डिक्लाइन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है डिक्लाइन का अस्वीकार, तो हो जाएगा अनेबल टू अटेंड इट। अर्थात आपने डिक्लाइन किया है, इसका मतलब ये है कि यू आर अनेबल टू अटेंड दैट फंक्शन बिकॉज ऑफ सम रीजन। कोई भी कारण हो, उस कारण से आप उसे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमने अस्वीकार किया, हमने डिक्लाइन जरूर किया, लेकिन स्वीकार कैसे भी किया। आपका इन्विटेशन हमें स्वीकार है, लेकिन कुछ कारण है जिस कारण से हम इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। फिर उसी क्रम में आपके इनफॉर्मल के भी दो ही प्रकार हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ऐसे, आपने समझ लिया है कि ऐसे का तात्पर्य क्या है कि आप उस फंक्शन को अटेंड करेंगे। और एक है आपका डिक्लाइन, इट मीन्स अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर अनेबल टू अटेंड दैट फंक्शन। आप, इसका मतलब ये है कि आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्वीकार तो है, स्वीकार तो यहाँ भी किया है और स्वीकार तो यहाँ भी किया है। बस यहाँ पर हम अटेंड करेंगे और यहाँ पे अटेंड करने में असमर्थ। हमें बेहद खुशी है कि आपका ये कार्यक्रम है, लेकिन हम किसी कारण से इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है। एक तो इसकी स्टाइल आपने देखी कौन सी? फॉर्मल। एक स्टाइल आपने कौन सी देखी? इनफॉर्मल। अब चाहे हम फॉर्मल के स्टाइल की रिप्लाई की बात करें, चाहे इनफॉर्मल स्टाइल की रिप्लाई की बात करें, रिप्लाई के दो प्रकार के ही होंगे, जैसा कि आप जानते हैं, स्वीकार भी होगा और आप अपनी असमर्थता को भी व्यक्त करेंगे। ऐसा यहाँ पे भी उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, यानी अटेंड भी करेंगे और अटेंड करने में अपनी असमर्थता को प्रकट भी करेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को, जिस शैली को, जिस स्टाइल को पढ़ेंगे वो है आपकी फॉर्मल स्टाइल। हम ये सीखेंगे सबसे पहले तो किस प्रकार से फॉर्मल स्टाइल के किसी भी रिप्लाई को लिखा जाना चाहिए, और पहले उसके बाद इसमें हम एक्सेप्ट सीखेंगे, फिर डिक्लाइन, उसके बाद हम बात करेंगे इनफॉर्मल स्टाइल की, उसका एक्सेप्ट और उसका डिक्लाइन। तो मैं चाहूँगा कि वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो उसकी मार्किंग स्कीम है उसके बारे में बताया, जहाँ से आपको 4 अंक प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया कि राजस्थान बोर्ड में अब आपका इन्विटेशन नहीं है, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन है, इसलिए हम इन्विटेशन का जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे, हम केवल उसके रिप्लाई के बारे में सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के हो सकते हैं फॉर्मेट आपके, एक तो फॉर्मल स्टाइल का और एक इनफॉर्मल स्टाइल का। मैंने बताया फॉर्मल स्टाइल का किसके लिए लिखते हैं, जैसे कोई ऑफिस में आप भेज रहे हैं रिप्लाई, या किसी अपने कलीग सहकर्मी को भेज रहे हैं, अपने किसी बॉस को भेज रहे हैं, किसी संस्थान में भेज रहे हैं, तो वो फॉर्मल स्टाइल हो जाएगा। आप अपने सभी संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को अगर आप रिप्लाई भेज रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? इनफॉर्मल हो जाएगा। मैंने बताया फॉर्मल स्टाइल जब पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, बॉक्स में लिखा जाता है, जब इनफॉर्मल स्टाइल इज रिटन लाइक लेटर की तरह लिखा जाता है। दोनों के ही दो प्रकार के रिप्लाई हो सकते हैं, होते ही आप स्वीकार भी कर सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी। मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम अब आगे चर्चा करते हैं फॉर्मल स्टाइल के रिप्लाई। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज अपन जिसके बारे में सीखेंगे वो है रिप्लाई और फॉर्मल स्टाइल।
कि फॉर्मल स्टाइल के रिप्लाई को किस प्रकार से लिखा जाए। आज हम इसको देखते हैं। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मल स्टाइल। तो आज हम देखेंगे फॉर्मल स्टाइल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपको याद रखना है, जिनको आपको समझना भी है, क्योंकि इन बिंदुओं को, इन रूल्स को जब आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक रिप्लाई जो है फॉर्मल स्टाइल का लिख पाएंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका फॉर्मल रिप्लाईज, या कह सकते हैं फॉर्मल स्टाइल के रिप्लाईज हैं आर रिटन थर्ड पर्सन कि फॉर्मल जो भी औपचारिक आपके जवाब होंगे वो आर रिटन यानी लिखे जाते हैं इन थर्ड पर्सन ओनली। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये थर्ड पर्सन क्या है, ये थर्ड पर्सन क्या है। तो आप देख लें, आपके जो प्रोनाउन होते हैं उनमें 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो तो होता आई और वी, सेकंड पर्सन होता है आपका यू, आई वी फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका यू हो गया, और थर्ड पर्सन आपके कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके बी है, सी है, इट भी होता है, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ही है, सी है, दे है, और या फिर कोई भी ना आपको आवश्यकता पड़ सकती है। ये जो आपके नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट होते हैं, आपको आवश्यकता पड़ सकती है पजेसिव केस की। तो पजेसिव केस है जैसे कि हिज है, हर है और दे है। और नाम के अनुसार भी किसी लड़के का नाम है तो हिज आ जाएगा, लड़की का नाम है तो हर आ जाएगा। ठीक है। कोई आपका प्लूरल का नाम दे रखा है तो मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, तो क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो ये तो आपके थर्ड पर्सन है। यहाँ पे किसके बारे में नहीं लिखना, यहाँ पे जैसे कि आई है, वी है, यू है, इनको मेंशन नहीं करना। मैं, हम, आप, इनको मेंशन नहीं करना। तो एक चीज क्लियर हो गई कि फॉर्मल रिप्लाईज आर रिटन इन थर्ड पर्सन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर्मल रिप्लाईज को थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। कौन सा पॉइंट है आपका, पहला, कि फॉर्मल रिप्लाईज को थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। अब रही बात कि ये थर्ड पर्सन क्या है, तो ये आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है कि ये आपका थर्ड पर्सन है। जैसे थर्ड पर्सन में आपके जो नॉमिनेटिव केस, जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट, दे या किसी का नाम। जब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस की तो ही के लिए हिम का प्रयोग हो जाता है, सी के लिए हर का हो जाता है, इट के लिए इट का होता है, दे के लिए देम का होता है। पजेसिव केस की बात करें तो आपका ही के लिए हिज आएगा, सी के लिए हर आएगा, इट के लिए इट्स आएगा और दे के लिए देयर आता है। उसके बाद आपका एक रिफ्लेक्सिव केस आता है जो कि आपका निजवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ है, इट सेल्फ है, ये आती है। तो वो तो आपकी हो गई थर्ड पर्सन। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, सही समझते चलें, साथ साथ बाद में इसको नोट भी करें या साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज है लैंग्वेज शुड बी इजी एंड क्लियर, कि जो भी भाषा है आपके रिप्लाई की वो भाषा सरल
वह स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यान देता हूँ, लिख देता हूँ बच्चों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसकी जो भी लैंग्वेज होगी, जो भी इसकी भाषा होगी, वो कैसी होगी? बहुत ही सरल और स्पष्ट होगी। नेक्स्ट है आपका in case of declining the invitation, in case of declining the invitation, the reason of declining should यानी चाहिए, बी यानी होना, क्लियर। मैंने बताया था कभी हो सकता है कि आप अनेबल टू अटेंड इट यानी इसको अटेंड करने में असमर्थ हैं, तो डिक्लाइन करना है। तो आपको एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस कारण से उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो कारण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान देते हैं अस्वीकार करने की स्थिति में कारण स्पष्ट होना चाहिए। कारण स्पष्ट होना चाहिए, या कह सकते हैं कि कारण जो है वो स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, ये 3 पॉइंट हो गए आपके कि फॉर्मल रिप्लाईज आर रिटेन इन थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन लिखेंगे। दूसरा है लैंग्वेज शुड बी इजी एंड क्लियर, की भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और तीसरा है कि इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग शुड बी क्लियर, यानी यदि आप उसको अस्वीकार कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या है वो आप क्या कर दें, स्पष्ट कर दें। आप नेक्स्ट लिखेंगे whether the invitation has been accepted or not, कि क्या उस इन्विटेशन को स्वीकार किया गया है या फिर नहीं किया गया है। should be mentioned, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं आमंत्रण को स्वीकार या अस्वीकार किया गया है, यह स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। कि आपको जो भी इन्विटेशन प्राप्त हुआ है, क्या आपने उस इन्विटेशन को स्वीकार किया है या फिर आपने उस इन्विटेशन को अस्वीकार किया है, ये पॉइंट आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो भी आपका डेट है, डेट ऑफ अकेशन यानी जो भी अवसर है आपका, मतलब कार्यक्रम की दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए।
टाइम ऑफ ओकेजन, यानी वो जो भी कार्यक्रम है उसका समय क्या रखा गया है वो क्लियर होना चाहिए। और ये आपका वेन्यू, वेन्यू से कह सकते हैं लोकेशन और दी ओकेजन, कि आपका जो भी कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम का स्थान क्या है, कहाँ पे होगा, और एड्रेस क्या है, टाइम ऑफ ओकेजन क्या है, समय क्या है, उसकी डेट क्या है, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं इसमें मेंशन करते हैं। हम इसमें टाइप ऑफ ओकेजन भी मेंशन करते हैं कि आपका कार्यक्रम है क्या, कोई वेडिंग सेरेमनी है, कोई बर्थडे पार्टी है, स्टेपिंग इन सेरेमनी यानी गृह प्रवेश है, किसी चीज़ का इनॉग्रेशन है, तो जो भी रिंग सेरेमनी है, ठीक है ना, जो भी कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम भी आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे तो उम्मीद करता हूँ मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, समझ में आया ही होगा। पहली चीज़, क्योंकि हम फॉर्मल को पढ़ रहे हैं तो आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपको केवल लिखना है थर्ड पर्सन में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि फॉर्मल रिप्लाईज आर रिटन इन थर्ड पर्सन, आपको भी बताया मैंने। लैंग्वेज शुड बी इजी एंड क्लियर, भाषा बहुत सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जिसको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, यानी इन्विटेशन को अस्वीकार करने की स्थिति में द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग शुड बी क्लियर, यानी उसका जो कारण है कारण तो स्पष्ट होना चाहिए, क्या कारण रहा जिससे कि आप उसको अटेंड करने में असमर्थ हैं। वेदर द इन्विटेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट किया नहीं किया मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि आप उसको अटेंड कर रहे हैं या फिर अटेंड करने में असमर्थ हैं, वो चीज बतानी पड़ेगी। डेट ऑफ ओकेजन, उस कार्यक्रम उस अवसर का जो दिनांक है, जो समय है, जो स्थान है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और टाइप ऑफ ओकेजन, यानी किस प्रकार का ओकेजन है, किस प्रकार का अवसर है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन तरीकों से लिखते हुए एक हमारा जो फॉर्मल स्टाइल का जो रिप्लाई है वो हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बेहतर तरीके से इस पूरे ही लेक्चर का आप अध्ययन करेंगे, इसका एक नोट्स बनाएंगे और अगले लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, उसका फॉर्मेट किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बेहतर रहें, सुरक्षित रहें।